सहाय सर, मक्का एग्रीमेंट में शामिल होने की बात कही जा रही है ईरान के। क्या ये बातें सच हैं? इनकी पुष्टि तो नहीं की गई है ना इस्लामिक नेटो के किसी देश ने ना ईरान ने, लेकिन ऐसे बातें चल रही हैं। ईरान और सऊदी अरबिया को तो हम हमेशा से ही चिर प्रतिद्वंदी मानते रहे हैं। दोनों एक गठबंधन में कैसे हो सकते हैं? क्या इन खबरों में कोई सच्चाई है? ये खबर ईरान के एक ऑफिशियल ने अनऑफिशियली बताई है। पहली चीज, ईरान के एक ऑफिशियल ने अनऑफिशियली बोला है कि हमें भी ये ऑफर मिला है। इस तरह की बात हमने बांग्लादेश और सीरिया के बारे में भी सुनी कि मक्का डिफेंस पैक्ट में इन दोनों को भी ऑफर दिया गया है। रियलिटी ये है कि अभी भी जो 3 ओरिजिनल सिग्नेटरीज हैं इस पैक्ट के, उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है कि इस पैक्ट को पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दें कि इस पैक्ट के अंतर्गत क्या क्या कवर होता है, क्या क्या क्लॉजेस हैं। अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना सऊदी, ना पाकिस्तान और ना ही तुर्की ने इस पैक्ट की डिटेल्स को पब्लिश किया है। तो अब जब हम पैक्ट को ही नहीं जानते हैं तो इसमें नए तौर पे क्या सीरिया, बांग्लादेश या अब ईरान आएगा, ये थोड़ा सा वाइल्ड थॉट है। लेकिन क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं। आप इस बात को समझें कि जब एंटी जर्निज्म एंड ग्लोबलाइज इंतफादा की तरह के आइडियोलॉजीज प्रिवेल करते हैं तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इन सारे देशों का एक ही कॉमन रक्त चरित्र है। वो एक साथ हो सकते हैं लड़ाई के दरमियान भी। जैसे ही आप इजराइल ज्यूज को या अमेरिका को हटा देंगे, ये आपस में लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिका या इजराइल आएगा, ये बहुत पॉसिबल होता है कि ये फिर से यूनाइट हो जाए। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस वक्त स्टेल्थ मिशन में पाकिस्तान का आर्मी चीफ तेहरान में है विद अ हाई पावर डेलीगेशन। नाउ कल ओमान का एक डेलीगेशन गया हुआ था। हफ्ते पहले हमें कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि कई जहाज तेहरान में लैंड किए और इसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उसमें बड़ी मात्रा में कैश या सोना तेहरान के पास ट्रांसफर किया गया था, क्योंकि ये डी डे इकोनॉमिक सैंक्शंस की बातें चल रही थी। तो ये सारे देश जो ऑन द सरफेस यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री बेसिस को लेकर वहां पे बैठे हुए हैं, ये अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि ट्रंप के जाने के बाद अगर ग्लोबल ऑर्डर में कुछ मेजर चेंजेस आएंगे तो हो सकता है ईरान फिर से यहां एक डोमिनेंट पावर हो जाए। और इस वजह से इजराइल को लेके हमें ईरान के खिलाफ बहुत बोल्ड एक्शन नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं सॉफ्ट पेडलिंग बोलते हैं, वो करना चाहिए। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ ईरान ने, मैं सारे पैनलिस्ट को बोलने की पूरी आजादी है आपके यहाँ, इसलिए उसको मैं काउंटर नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि हम थर्ड पार्टी हैं। हम भावावेश में किसी एक टीम की एनालिसिस करते समय या महिमा मंडन करते समय दूसरे के पावर्स को ओवरलुक नहीं कर सकते। एक रियलिटी है कि आज की स्थिति में ईरान की इकोनॉमी बर्बादी की तरफ है। जज्बा पूरा है, लेकिन इकोनॉमी बर्बादी की तरफ है। इसको अगर 4 या 5 अलग अलग वर्टिकल्स में आप समझना चाहें तो हाँ, मेजॉरिटी जो बेसिक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, ईरान काफी वक्त तक बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के फूड पे सरवाइव कर सकता है। बार्टर परमिट कर दे, बिना पैसे के फूड ले लो, या जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज उनके सपोर्ट में आ जाए, कुछ खाने का सामान भेज सकते हैं। जो यूएसएसआर के समय तो ये लैंड कनेक्टेड थे, अभी रशिया इनसे लैंड कनेक्टेड नहीं है, कैस्पियन है, और एक ट्रेन रूट टू चाइना, वहां से कुछ इनको मिलता है। दूसरा, मेडिकल एड। बहुत सी एजेंसीज दुनिया भर की इस बात पे नहीं मानेंगी कि मेडिकल एड रोक दिया जाए। तो फूड हो गया, मेडिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, साइंस, एनर्जी, इसमें इनका कोई एसओएस नहीं होगा। अगर डी डे में बोला जाएगा कि ये सारी चीजों का भी कोई आदान प्रदान ईरान के अंदर और बाहर से नहीं करना है, तो इससे आईआरजीसी की सत्ता को कोई फर्क पड़ेगा? आई रियली डोंट थिंक सो। तो इकोनॉमी चूंकि एक वर्चुअल चीज है जिसमें डॉलर है कि क्रिप्टो करेंसी है कि अपना इनका कोई करेंसी निकाल दिया नया, या चिट पे कुछ दिन काम कर लिया 2-4 साल, इकोनॉमी में पैसे का जो वैल्यू है नोशनल होता है। फैक्ट है कि जो फिजिकल सामान चाहिए इंसान को जिंदा रहने के लिए, वो सामान ईरान के पास अभी होगा। और जिस तरह से वो चारों तरफ से देशों से घिरे हुए हैं,
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन सामानों को कोई नहीं रोक पाएगा, अमेरिका भी। तो अमेरिका ये इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहा है सिर्फ इनकी मिलिट्री हार्डवेयर, इनके प्रॉक्सी सपोर्ट, इनके एटॉमिक एंड मिसाइल प्रोग्राम, ये 4 फोकस चीजों को कर्ब करने के लिए। कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, कोई भी एनरिचमेंट का ट्रांसफर, कोई भी डेवलपमेंट इन दीज 4 एरियाज का किसी भी किस्म का आवाजाही ईरान से रोकना, और इसके लिए जो पैसे चाहिए, करेंसी, उसको रोकने की कोशिश। फ्रोजन एसेट्स फ्रोजन रहेंगे, कुछ और एसेट्स को अगर हम फ्रीज कर सकते हैं, और किसी किस्म का करेंसी चेंज ओवर नहीं। और ये मंशा के साथ अभी जब 3-4 घंटे में डिक्लेरेशन आ जाएगा तो हमें इसके रिस्पॉन्सेस देखने पड़ेंगे, जैसा हमने पहले बोला। रह गई बात ईरान की तरफ से, आप इस बात को समझें कि उनको समझने, ईरान को पिछले 50 सालों के दरमियान समझने के लिए हमको ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि खमैनी साहब, विद ड्यू रिगार्ड, ही वॉज अ वेरी लव्ड पर्सन, दुनिया में उनका रुतबा था। और ठीक कह रहे हैं रजा साहब, बहुत ही ग्राउंडेड लीडर थे। जमीन पे सोते हुए फोटो मैंने बचपन में देखी थी उनकी, जमीन पे, ईरान का रिलीजियस हेड जमीन पे सोते हुए फोटो मुझे याद है, मैंने देखी थी कहीं, मैं काफी पुरानी बात कर रहा हूं। उस किस्म का लीडरशिप वैल्यू था, इसीलिए बड़े ऑनरेबल माने जाते थे। लेकिन 79-78 में जब उन्होंने अपदस्थ किया था एग्जिस्टिंग रजा के फोर फादर्स को, उस समय उनको यह पता था कि ईरान इतना लिबरेट हो चुका था कि इनकी ये जो दमनकारी सत्ता, जिसमें एक खास वर्ग के, समाज के एक खास वर्ग को बहुत डिक्टेटोरियल तरीके से कंट्रोल करने की व्यवस्था थी, कि नकाब, शरिया, बुर्का, पब्लिक प्लेस में बिहेवियर, ये चीजों के लिए उनको ये पता था कि इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। और यही था जेनेसिस आईआरजीसी का। आईआरजीसी सेना नहीं थी, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर। जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ईरान के खिलाफ खमैनी साहब के समय में, उस रिवॉल्यूशन को गार्ड करने के लिए यह टीम बनाई गई थी। इनको पता था कि इंटरनल अपराइजिंग्स होंगी, तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर, इस रिवॉल्यूशन को बचाने के लिए, उसके लीडर्स को बचाने के लिए आईआरजीसी की स्थापना हुई। इसमें हमारे और आपके मतभेद नहीं हो सकते, ये रियलिटी है। और धीरे धीरे करके इन्होंने सेना को, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को ओवर पावर किया। फिर भी लगा कि अभी भी स्कोप बचा है कि शहरों में, प्रोविंसेस में लोग अपराइजिंग कर सकते हैं, तो इन्होंने बसित की संरचना की। बसित जैसे एक लोकल वॉलंटरी फोर्स है। आप अगर बसित में शामिल होना चाहते हैं तेहरान में, तो आप, एक चैनल है जिसके थ्रू आपको आर्म कर दिया जाएगा, आप उस आर्म का इस्तेमाल करेंगे अपने इलाके में किसी भी ऐसे अपराइजिंग को जो कि खमैनी साहब की सत्ता के खिलाफ हो सकती है, उसको क्रश करने के लिए। तो बासित इज लाइक दैट। जो एमएचए के अंडर में हमारी सीआरपीएफ, एमएचए के सीएपीएफ होती हैं, सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस, वैसा नहीं है, वॉलंटरी फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस मिला के इन्होंने किसी तरह अपने पूरे देश को 4 दशकों से 5 दशकों से एक खास तरीके से रेगुलेट किया। ईरानियंस बड़े सीधे लोग होते हैं, उन्होंने इसको सबमिट कर लिया कि ठीक है, हम ऐसे ही जी लेंगे, ऐसे ही खुश हैं। यस, लेडीज ने, हमारी एक बड़ी खास फ्रेंड है तेहरान की, वो अच्छा खासा पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, और वो बताती हैं वैसी ही पिक्चर जैसा कि आपके को पैनल बता रहे हैं, और सही बता रहे हैं। लेकिन क्या यही ईरानियंस जब अमेरिका में पब में, नाइट क्लब्स में जाते हैं, यहां के एलीट ईरानियंस के बच्चों की बात कर रहा हूं, तो क्या उनकी ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, या उनके अंदर वो एक एम्बिशंस होते हैं वेस्टर्न कल्चर का? सही गलत की बात नहीं हो रही, उसको ये क्रश कर देते हैं? नहीं। इसी वजह से इस साल जनवरी में जो अचानक से एक मेजर अपराइजिंग हुई, जिसको खमैनी साहब की फोर्सेस ने, आईआरजीसी इन स्पेसिफिक, ने रूथलेसली, ब्रूटल तरीके से क्रश किया। अब वो 50,000 लोग मारे या 60,000 मारे या 5,000 मारे, डज नॉट मैटर। फैक्ट है कि ईरान की फोर्सेस ने ईरान की जनता को खुलेआम बुचर किया जनवरी में। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, दुनिया की कोई एजेंसी। नंबर्स में डिफरेंस हो सकता है कि नहीं जी सिर्फ 5-10 हजार लोग मरे थे, ट्रंप बार बार कह रहे हैं 50,000 से 60,000। वेस्टर्न मीडिया का एक अलग एनालिसिस है, अल जजीरा का एक अलग एनालिसिस है। वी कैन टॉक अबाउट द नंबर्स ऑफ पीपल डाइड, लेकिन क्या मारे नहीं अपने लोगों को? क्या अभी पिछले 3 महीनों में इन्होंने आईआरजीसी के एक फैक्शन ने कुछ यंगस्टर्स को वहां सरेआम फांसी नहीं दी?
अंदर घुस के। क्यों? क्योंकि जनवरी में उन्होंने अपने ही लोगों को छिपाने की कोशिश की थी जब उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा था। तो इस तरह की एक्टिविटीज एक खास ग्रुप ईरान का करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही ग्रुप वहां पे डोमिनेंट है। जो बाकी मेजॉरिटी ऑफ ईरानियंस है पीस लविंग है, इवोल्यूशन उनका मतलब इवोल्यूशन होता रहा है, वो काफी ग्रो अप किए हैं, पढ़ाई लिखाई करिए, कनेक्टेड। लेकिन ये जो कोर ग्रुप है जिसको अपनी आइडियोलॉजी दुनिया पे थोपनी है, ग्लोबल शिया वर्चस्व बनाना है, और ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंतफादा या एक्सटेंशन ऑफ जायोनिज्म, इस तरह की फिलॉसफी को सपोर्ट करने के खिलाफ ये आवाजें उठी थी। ये युद्ध हुआ है, कहां पहुंचेगा ये कुछ वक्त में पता चलेगा। ईरान की हालत आज की तारीख में मिलिट्री डिग्रेडेशन काफी हुआ पड़ा है, और इकोनॉमिक डिग्रेडेशन भी ठीक ठाक सा हुआ है। आज के बाद उसके और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। क्या इससे अमेरिकन एक्शन जस्टिफाई होता है? नॉट एट ऑल। अमेरिका का कोई बिजनेस नहीं है किसी तीसरे कंट्री में जाके वहां की इंटरनल, अगर इतना ही करना था तो आप उस समय पैदा नहीं हुए होंगे। टियाननमेन स्क्वायर में चाइना में, सेंट्रल चाइना में, छात्रों के ऊपर आर्मी ने टैंक्स चला दिए थे। अमेरिका तो नहीं गया वहां पे। यही अमेरिका, यही फॉरेन पॉलिसी, या इस तरह के कई अपराइजिंग्स। तो ये ट्रंप के समय में थोड़ा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर, इंटरनेशनल पोलिसिंग डंडे के तौर पे अपनी चलाने की सोच रहे, लेकिन पीछे का एजेंडा प्रॉक्सीज को खत्म करना, ईरान की मिलिट्री पावर को, नॉट मिलिट्री, आईआरजीसी की प्रॉक्सी पावर को खत्म करना, मिलिट्री डिग्रेडेशन, उसके साथ साथ उनका मिसाइल प्रोग्राम जो यूरोप तक ना पहुंचे, और उनका एटॉमिक एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम वेपन ग्रेड तक ना पहुंचे, ये एजेंडा था। इस एजेंडा को काफी हद तक पा लिया है। मामला फंस गया हॉर्मुज पे। हॉर्मुज के बारे में ईरान ने बोला है कि अगर आज डी डे में कुछ ऐसी बातें हुई कि हमारे आने जाने के रास्तों को रोका जाएगा, तो एक बूंद तेल किसी पोर्ट से, गल्फ में से नहीं निकलेगा बाहर। ये एक नया चैलेंज आने के चांसेस है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सा है सर, उसके बाद फिर हम आखिरी टिप्पणी के लिए चलेंगे हकीम जी के पास। बार बार बात ये कही जा रही है, युद्ध शुरू होने से पहले, युद्ध के दौरान भी और अब भी, कि ईरान में आईआरजीसी और बाकी नेताओं के बीच में एक टकराव की बात कही जाती है कि सब एकमत नहीं है। एक बड़े वर्ग का मानना है कि हमें अमेरिका के सामने बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि बातचीत हो, शांति आए और हमारे देश की स्थिति थोड़ा बहुत सुधरे। अमेरिका से दोस्ती होने पर जाहिर सी बात है प्रतिबंध हटेंगे तो बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही बात है। रजा पहलवी आज से 5 महीने पहले एक अच्छे खासे माइंड मेकअप में थे कि अगर चीजें ठीक रहेंगी तो मैं ईरान लौट के तेहरान में सत्ता पे काबिज होना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि पहली जो 28 फरवरी को हिट हुई थी तेहरान में, उसके बाद वहां की लीडरशिप थोड़ी पोलाइट होएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं अभी आज एक इंटरनेशनल चैनल पे एनालिसिस, उसमें ये बताया गया कि ये वही लोग हैं जो आज से 25 साल 30 साल पहले आईआरजीसी ने जो 7 लोगों को चेंज किया है पिछले 5-6 दिन पहले टॉप लीडरशिप में, चाहे वो रजाई हो, वहीदी हो, या लारीजानी के बाद के जो चेंजेस, ये सारे वही लोग हैं जो पहले से थे, इस चेयर से उस चेयर, उस चेयर से उस चेयर। तो आइडियोलॉजी चेंज नहीं हो रही है। हमें एक्चुअली देखना चाहिए कि क्या खमैनी परिवार का कोई एक सॉफ्ट आइडियोलॉग, जिसको ये पता हो कि हम इस्लाम की, खमैनी साहब की सोच के साथ साथ प्रोग्रेसिव सोच को भी ब्लेंड करके एक हाइब्रिड तरीके से ईरान को ग्रो करने दे सकते हैं, और इजराइल को बाद में देखेंगे, क्योंकि इजराइल अभी इस लड़ाई के बाद बहुत पावरफुल हो गया है, काफी डीप पेनिट्रेशन किया हुआ है, लेटानी क्रॉस करके है, यहां येलो लाइन क्रॉस करके है, गाजा में, वेस्ट बैंक में E1 के तहत हजारों मकानात बनाने जा रहे हैं, मतलब बृहद इजराइल की तरफ। तो ये तो ईरान का लॉस हुआ। तो उन्होंने अभी, अगर उनको ये पता रहता, स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा होता है ये, आपके दर्शकों को भी पता होगा जो जानकार हैं, कि स्टेट क्राफ्ट में कई बार आपको हॉट एंड कोल्ड दोनों करना पड़ता है। अभी ईरान की जो इंटरनल रिक्वायरमेंट है वो है अपने फर्दर नेस्तनाबूद होने के राह पे हैं, उसको रोके, रिवाइव करें, ना कि एक जिद्दी, एक वर्टिकल आईआरजीसी का पूरे देश को ब्लैकमेल करके गन पॉइंट पे और डिवास्टेशन की तरफ जाता रहे। क्योंकि जो आम जनता है ईरान की, वो ज्यादा सफर करेगी। ये जितने भी आईआरजीसी के सुप्रीम कमांडर्स हैं, ये एफ्लुएंट लोग हैं, एलिट्स हैं, इनको ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड 10 साल बाद छुएगा। लेकिन आम जनता को ये ब्लॉकेड इन फॉर्म ऑफ फूड, इन फॉर्म ऑफ हेल्थ, इन फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल्स,
या बाकी कुछ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स में नीचे की जनता पहले मारी जाएगी। लेकिन वो अपराइजिंग नहीं दिखा सकते क्योंकि आईआरजीसी और बासित मिलकर उनको क्रश कर देंगे। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि खुमैनी साहब के परिवार से कोई ऐसा आइडियोलॉग जो इस बात को समझे और वोकल होके बता पाए। इस बात से भी बचने के लिए आईआरजीसी के लीडरशिप ने बहुत स्मार्टली पोजीशन साहब को मैनेज कर रखा है और हर थोड़े दिन पे ये बोलते हैं कि मुस्तफा खमैनी ने बोला है, मुस्तफा खमैनी ने बोला है। दिस इज टू लेट। अगर मुस्तफा खमैनी है तो कुछ ना कुछ वो 5 साल पुराना एक वीडियो डालने से आप अपनी बातों को काउंटर कर रहे हैं। अपनी आपकी जो सिंसेरिटी है आपके रिपोर्टिंग में कि 400 अमेरिकन सैनिकों को मार दिया, उसके एक रिफ्यूलर को परसों मार दिया, इस तरह की झूठ प्रोपेगेंडा जो अमेरिका भी करता है ये भी करते हैं, उससे आप मुस्तफा खुमैनी का नाम खराब कर रहे हैं। क्योंकि आपने बताया था कि उसके चेहरे पे ऑफिशियली आपने बताया था कि बहुत चोट लगी है, कोमा में है, और फिर आप उनका एकदम फ्रेश चेहरे का एक वीडियो डालते हैं जो कोई भी देख के, जो फोटो एनालिस्ट होते हैं, हम सब उसमें ट्रेंड हैं, उनको पता है कि उनके चेहरे पे जो लाइंस हैं, जो स्किन है, उसका टेक्सचर 5-7 साल से ज्यादा पुराना है, जो लास्ट मुस्तफा की फोटोग्राफ से अगर आप कंपेयर करेंगे जो उपलब्ध है। इसीलिए पजेश्किन साहब अपना टेल क्लियर करने के लिए बोलते हैं जी हमने 6-7 घंटे बात करी बट उनको देख नहीं पाया, मुझे पता नहीं था कि वही थे या उनकी तरह कोई था। जब आपके पास उनका ऑडियो इनपुट ही नहीं है तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो एनीवेज दीज आर ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। लेकिन ईरान के समय को इस समय जरूरत है, आज अगर वो पाकिस्तान की टीम से भी ये बात कर पाए क्योंकि उनके सामने शायद वो कंफर्टेबल हैं, जनरल मुनीर वहां बैठे हुए हैं, उनके थ्रू ये डी डे डिक्लेरेशन के पहले अगले 3 घंटों में हो सकता है कि पाकिस्तान ही कोई अनाउंसमेंट कर दे कि हमने ये बात कर ली है तेहरान से और इसलिए डी डे कुछ दिन रोक दिया जाए। ये एक बहुत फेयर चांसेस है जिसको हम अगले 3-4 घंटे में जान पाएंगे। जी बिल्कुल। हकीम जी के पास चलते हैं आखिरी सवालों के जवाब लेने के लिए। हकीम जी, पहला तो ये कि मक्का एग्रीमेंट में क्या ईरान के शामिल होने की जो बातें कही जा रही हैं उनमें आपको कितनी सच्चाई दिख रही है? आपका ईरान से वास्ता भी है, आप वहां रहे भी हैं, क्या लगता है कि सच में न्योता मिला है और ईरान इस पर विचार भी कर रहा है? नमस्ते जी। देखिए, अभी जैसे ये बोल रहे हैं कि आप इस्लामिक नेटो, जबकि नेटो उन्होंने अमेरिका ने कई साल पहले बना चुका है, तो ये एक अलग से बना। ये ईरान का पहले से भी, अभी का नहीं है। आईओसी में कई बार बोला है कि हम लोग सारे मिल जाएंगे, अमेरिका और इसराइल की जरूरत नहीं होगी कि हमारे ऊपर हमला करे। जिस तरीके की जुल्म कर रहा है इसराइल, हर जगह बढ़ा रहा, हर जगह मारा, बच्चों को मारा, सबको, ये खत्म हो जाएगा। ये ईरान की पहले से भी था। हाँ, जरूर जो एमपी हैं, उन्होंने बोला है कि हाँ हमें न्योता मिला है। और इन्होंने कौन स्पीकर साहब ने बोले हैं कि गालिबॉफ ने बोले हैं कि कई कंट्रीज बोले हैं कि हम लोग सब मिलके इस पे बातचीत करेंगे, सब मिलके बोल के, पूरे अरब कंट्रीज है ना, सिक्योरिटी की काउंसिल जो होती है ना, सिक्योरिटी के लिए बातचीत करके आपसी, जैसे मेक्का पैक्ट है वैसा पूरी तरह इस्लामिक देशों का खाड़ी का बनाएंगे बोल के ये न्योता मिला है बोले हैं। अभी ईरान उस पे बातचीत कर रहा है, यानी ध्यान से क्या है क्या नहीं, उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कैसा क्या है, क्योंकि उसमें इजिप्ट भी है। पॉसिबिलिटीज, अगर ईरान आएगा तो इजिप्ट आएगा, अभी तो तुर्की, पाकिस्तान। अच्छा चलो, ये गल्फ नेशंस तो उसका कोई मायने नहीं रखता, बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं। उसका रहने से भी क्या है, उनके पास सिर्फ वेल्थ है, उसके अलावा उनके पास कोई दूसरी चीजें है ही नहीं, क्योंकि जो अमेरिका देता उसी के ऊपर डिपेंड है। उसमें क्या, तुर्की, इजिप्ट और ईरान, ये तीनों बड़े नेशन, उसके साथ में सऊदी अरबिया है, वो आप आपस में पाकिस्तान है। तो इसमें क्या है, सारे बातचीत कर रहे हैं कौन क्या है क्या नहीं। शायद पॉसिबिलिटीज हैं, आज जो आसिफ मुनीर है उसी पे बातचीत कर रहे होंगे, इस पे अभी कोई खुल के कोई डिटेल्स नहीं आया है। कल है ना, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंच रहे हैं ईरान, तुम्हारो कल के दिन पहुंच रहे हैं। इस पे कई कंट्रीज बातचीत कर रहे हैं, इस पे चल रहा है, पॉसिबिलिटीज हैं। अब उसका इस्लामिक नेटो नाम दे या पूरा एक संगठन अगेंस्ट वेस्ट के खिलाफ, तो ये चीजें जो अमेरिका ने, यानी कि पूरी खाड़ी नेशन है, जितने भी गल्फ नेशन है, वो समझ चुके हैं कि अगर अमेरिकन बेसेस रहेंगे तो हमारी बर्बादी है। अब ईरान, क्योंकि उनके बेसेस वो खुद नहीं बचा पाएगा, तो उनकी कंट्री को क्या सिक्योरिटी देगा अमेरिका। तो ये सब लोग कंट्री समझ चुके हैं। अब वो ईरान के साथ पूरे के पूरे मिलना, क्योंकि आज का दौर क्या है आप जानते हैं कि जिसके पास पावर है उसी का आज जंगल राज चल रहा है। किसी का कोई यूएन का कोई कानून मान ही नहीं रहा अमेरिका, पूरे का पूरा जो इकोनॉमिक सैंक्शंस, जिस पे फूड पे हर चीज पे, ये कोई दुनिया का कानून ही नहीं है। कोई कानून, दुनिया के कानून पे कोई चल ही नहीं रहा है। तो वही पूछे तो फॉरेन मिनिस्टर यही जवाब दिया रहा, चीन ने यही बोला कि आपने, उन्होंने बोला स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, बोले कि कौन से कानून की बात करें, पूछे कि कौन से कानून के, कोई कानून पे अमेरिका अमल ही नहीं कर रहा, तो हमें क्यों बात करें, पहले जाके अमेरिका से बात करें।
तो ये चीजें है ना, देखिए हाँ, इसके बाद में दूसरी बात क्या है, हाँ कई लोग ईरान के, देखिए कई दौर की बातचीत हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं बातचीत के हामी हैं। जब बातचीत से मामला नहीं हल हुआ, बातचीत कर रहे थे 2 बार भी, लास्ट ईयर भी जब बातचीत कर रहे थे इसराइल ने हमला किया, अमेरिका और इसराइल, इसराइल को सामने छोड़ के अमेरिका पीछे साथ में था। इस बार भी बातचीत चल रही थी, अमेरिका ने और इसराइल दोनों मिलकर हमला किए। जब भी बातचीत चल रही होती है हमला कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि वो लोग नहीं चाह रहे हैं बातचीत करना, सिर्फ धोखा दे रहे हैं, बातचीत के नाम पे धोखा दे रहे हैं। जब भी ट्रंप का देखिए बातचीत में ये बोलते हैं कोई चीज को बातचीत करेंगे तो एक नया लेके आ जाता है कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो ये चीजें है ना, बातचीत के ख्याल अभी समझो, हाँ बहुत सारे लोग राय रखते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि इसमें बातचीत करने से, उसी इमाम खानी इससे पहले क्या ये खामेनेई जो है ना, ये 1989 से है, 79 से 89 तक इमाम खुमैनी थे। इमाम खुमैनी और खामेनेई को कोई रिलेशन नहीं है, यानी कोई थोड़ा बराबर भी रिलेशन ही नहीं है। वो अलग हैं, ये अलग हैं। तो इनके बच्चे को, क्योंकि उनकी सलाहियत थी, उनका बेटा आया है, वरना उनकी जगह पे दूसरा कोई सलाहियत रखता तो वो आते थे। यहाँ पर कोई बेटा उनका, ये कोई रिलेशन इसमें है ही नहीं। अब रहा उसके बाद की बात क्या आई कि जो प्रोटेस्ट की बात, जो जनवरी में जो प्रोटेस्ट हुए थे, हाँ शुरुआत है इकोनॉमिक पे, मगर जाके आपने देखा अमेरिका और इसराइल, मूसद तुम्हारे साथ हैं, CIA तुम्हारे साथ है, अमेरिका ने खुल के बता दिया, अभी बोलने की जरूरत है, खुल के बता, हम वेपन्स दिए हुए थे कुर्दिश के थ्रू, लेटेस्ट दुनिया के लेटेस्ट वेपन्स दिए गए थे। उसमें जितने मारने वाले, ईरान ने जो बताया 3,500 लोग मरे थे, उसमें पूरे के पूरे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मरे हैं। सिर्फ 500 ही दंगाई आए थे ना, वो मरे हैं। पर पूरे आके फायरिंग, ये सारा से प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक जंग थी, इंटरनल रेवोल्यूशन लाने के लिए एक जंग थी, अमेरिका की तरफ से भेजा हुआ था वहां के सीक्रेट एजेंट्स के थ्रू। यहां पर प्रोटेस्ट को नाम देना, पहले प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो दंगाई बन गया। तो वही बताए, बातचीत के लिए प्रोटेस्टर्स जो भी आएंगे वो बातचीत हो सकती है, प्रोटेस्ट यानी दंगाइयों के साथ बातचीत नहीं हो सकती, दुनिया का कानून है वो। तो ये एक चीज हो गया। उसके बाद में जो है ना, जो भी इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं, आप देख लीजिए 50 साल से जुल्म ही कर रहे हैं। सैंक्शंस लगाए, वो भी एक जंग है, यानी सबसे बड़ी जंग है सैंक्शंस। तो उसके बाद अभी फिजिकल जंग भी देख ले, इन हर हरबे में वो फेल हो रहे हैं, इस बार भी फेल होंगे। तो हाँ नो डाउट, जब पूरी 50 साल से चल रही है तो इकोनॉमी इकोनॉमी थोड़ी बहुत नीचे जाएगी, और इन्फ्लेशन बोले तो थोड़ा नीचे जाएगा, और करेंसी बहुत सारी गिर गई है नीचे, 3,000 से जाके 1,80,000 हो गई है पर डॉलर का। मैं ये चीजों को मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। इससे ईरान को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहां का लोकल प्रोडक्शन ज्यादा है। इसमें क्या है, हाँ उन्होंने बोला है बेसिक पे फर्क नहीं पड़ेगा, खाने पीने भूख से नहीं मरेंगे। हाँ पॉसिबल है, उन्होंने पहले ही डिक्लेयर दे दिया है कि अभी से कि हम 2 साल जंग में रहेंगे। 2 साल जंग में रहने के लिए हमें 2 साल के बाद पॉसिबिलिटीज है। में मसलन जो हमारे लिए रमजान एक ये है, तो रमजान में क्या भूख का, तो हमारे लिए रमजान मॉडल है, हम वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मगर सिलेंडर नहीं होंगे। तो वहां पर लोग जो और दूसरा क्या है, जैसे इमाम खुमैनी आए थे रेवोल्यूशन के बाद, इलेक्शन कराया गया था, रेफरेंडम कराया गया था कि इस्लामिक रहना है या नहीं रहना है। 98% लोग बोले कि नहीं इस्लामिक रहना है, क्रांति होना है। तो ये चीजें है ना, ऐसा कोई भी रेवोल्यूशन नहीं, जो कुछ भी है डेमोक्रेटिक वे में आ रहा है। आज भी जो, जब मैं 40 दिन की जो फेडरल में गया था, जो अभी जाके आया, तो फेडरल में भी लोग यानी कि 80% से ज्यादा लोग बोल रहे थे कि हम जंग करना, हमें पूरा बातचीत करके देख लिया, अभी हमें जंग चाहिए। तो ये चीजें है ना, हमें बदला चाहिए। जो हमारे लीडर्स को मारा उसके लिए वो अमेरिका को घुटने पे हमें नहीं आना है। ये चीजें जो यानी कि पब्लिक का यह डिमांड है, यानी कि IRG का कोई ये नहीं है। IRG और गवर्नमेंट को मजबूर किया हुआ है पब्लिक ने कि हम जंग में जाना है, जंग करना है। तो ये चीजें है ना, पूरे का पूरा यानी जो मूसाद, कोई भी कंट्री में जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करते हैं, तो अंदर से मूसाद के भी एजेंट्स आते हैं, CIA के भी एजेंट्स आते हैं, आए हैं, कर रहे हैं, उसमें तकलीफें बहुत झेल रहे हैं, होने के बावजूद भी इतना सस्टेन कर रहे हैं ना। इतना सब होने के बाद पूरी तरह पूरा गल्फ उनके खिलाफ था। आप देख रहे हैं, अब जाके अभी उनके पास बातचीत कर रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.